Hello, dear students. This is chapter 4, and we were discussing about the Akbar policies. Today, we have to discuss about the Akbar policies. And firstly, we have to look at Akbar Nama and Aine Akbari, right? What is Akbar Nama and Aine Akbari? So, it is very easy है ना to understand. Akbar Nama क्या है? देखते हैं इसमें. Akbar ordered one of his close friends and courtiers Abul Fazl. That is a very very important for you. ठीक है ना कि कौन है अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था. अकबर ने आदेश दिया किसको? अपने क्लोज फ्रेंड को. तो आपको अकबर का क्लोज फ्रेंड को क्या नाम मिल गया? अबुल फजल, राइट. तो अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर्स, और उसका दरबारी भी था. आपको हम बता दें कि अकबर के 9 रत्न थे. 9 रत्न का मतलब ये था कि 9 लोग ऐसे थे अकबर के दरबार में जिनको 9 रत्न की संज्ञा दी गई. जैसे रत्न होते हैं ना, हीरे जवाहरात है ना, गोल्ड सिल्वर, तो ये जितने कीमती होते हैं ना, वैसे ही अकबर ने 9 लोगों को जो है 9 पीपल को इतना इंपॉर्टेंट समझा था, इसलिए उनको क्या बोला गया? 9 रत्न कहा गया. ठीक है, जिनमें से एक अबुल फजल था. क्या नाम है? अबुल फजल, जो कि अकबर का एक फ्रेंड भी था, साथ ही साथ नवरत्न में भी शामिल था और कोर्टियर्स था. ठीक है ना. इस अबुल फजल ने किया क्या? इस अबुल फजल ने क्या किया? टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइन. अकबर ने इसको आदेश दिया कि जो मेरे शासन में जो कुछ भी हुआ है, मेरा जो शासन रहा है ना, उसकी आप हिस्ट्री लिखिए. तो याद रखिएगा, अकबर की जो लाइफ स्टाइल कह दें आप, है ना, या अकबर का कह दें कि लाइफ स्टोरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा. याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके. अबुल फजल लिखते क्या है? अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन. अभी हमने आपको 3 वॉल्यूम पढ़ाया भी था जब वहाँ पे हमने अकबर को 3 पार्ट्स में समझा था टेबल में, तो वहाँ पर भी हमने समझा था. बट यहाँ पर भी 3 वॉल्यूम है उसके. 3 वॉल्यूम क्या है? तो देखिए, अकबर की जो एक मेन बुक है, ठीक है, अकबर की जो एक मेन बुक है, उस बुक का क्या नाम है? अकबरनामा. क्या नाम है उस बुक का? अकबरनामा. अकबरनामा को ही किस पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में. अकबरनामा को किस पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में. पहला जो वॉल्यूम आया, उस वॉल्यूम में क्या था? द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद द अकबर्स एंसेस्टर एंड द सेकेंड वॉल्यूम. तो पहले वॉल्यूम में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? पहले फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोग डिस्कस करेंगे अकबर की जो एंसेस्टर है. एंसेस्टर का मतलब जैसे बाबर हैं, हुमायूं हैं, है ना, अकबर से पहले आए, तो इनके बारे में फर्स्ट वैल्यू में डिस्कस किया गया. ठीक है. सेकंड वैल्यू में क्या डिस्कस किया जा रहा है? सेकंड वैल्यू रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर साइंस. सेकंड वैल्यू में अकबर का शासन कैसा रहा, अकबर का शासन कैसा रहा, अकबर ने किस किस तरह से अपने शासन में नई नई पॉलिसीज़ को लाया, है ना, लोगों से किस तरह से बर्ताव किया, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, शासन कैसे करता था. तो अकबर का ये जितना भी कुछ है ना, वो सेकेंड वैल्यूम में आया. और थर्ड वैल्यूम क्या है? थर्ड वैल्यूम इज आईने अकबरी. थर्ड वैल्यूम को किस नाम से जाना गया? आईने अकबरी के नाम से. तो याद रखिएगा, फर्स्ट वॉल्यूम क्या है? अकबर्स एंसेस्टर. सेकंड वॉल्यूम क्या है? अकबर्स रायन. ठीक है ना, अकबर्स रेन. और थर्ड है आपका आईने अकबरी. तो आईने अकबरी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द आईने अकबरी, है ना, तो ये देखिए जस्ट ऊपर आपकी हेडिंग भी है, ये आईने अकबरी. आईने अकबरी दिया था ना, तो अकबरनामा एंड आईने अकबरी. तो आप बोलेंगे कि आईने अकबर इज द थर्ड वैल्यूम ऑफ अकबरनामा, राइट. आईने अकबर इज द थर्ड वैल्यूम ऑफ अकबरनामा. याद रखिएगा, फर्स्ट में क्या था? अकबर के एंसेस्टर के बारे में. सेकंड वैल्यूम में क्या था? ये देखिए, तीनों ही बातें किस बुक में हैं? अकबरनामा में हैं. तीनों ही बातें, जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो 3 वॉल्यूम है, ये है किस में? अकबरनामा एक बुक है, उस बुक के 3 पार्ट हैं. बात समझ में आ रही है ना. जैसे आपके हिस्ट्री के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, है ना, जैसे आपके सोशल साइंस के 3 पार्ट हैं, है तो सोशल साइंस 3 पार्ट, एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, और सिविक्स हो गया, तीनों को मिलाकर हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, राइट. तो अकबरनामा एक बुक है जिसमें फर्स्ट वैल्यूम में हम लोग अकबर के एंसेस्टर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बाबर है, हुमायूं. सेकंड में अकबर सराइन के बारे में, और थर्ड है आईने अकबरी. इसमें भी अकबर के ही बारे में ही है. आईने अकबरी में क्या है? अकबर के बारे में और बहुत सारी विशेषताएं हैं आईने अकबरी में. ठीक है. तो अकबर से सिस्टर, हाँ ठीक है. द थर्ड वैल्यूम इज आईने अकबरी. इसमें क्या दिया है आगे और इसमें डिटेल में है. इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन. इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन. यानी थर्ड वैल्यूम में क्या है? अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, अकबर की सेनाएं कैसी थी, आर्मी के बारे में, द रेवेन्यू, अकबर किस तरह से टैक्स लेता था, है ना, जनता से, अकबर का रेवेन्यू सिस्टम क्या था, वो सब कुछ. ये देखिए, रेवेन्यू है, आर्मी है, हाउस होल्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ आईने अकबरी में. तो इसलिए आईने अकबरी दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी से तो अकबर के हमें सारी जैसे पूरी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है.
एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, उसका एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इंडिया में या इंडिया के और भी बाहर जिस क्षेत्रों में, ये सब कुछ आईन अकबरी में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ रिच डिटेल्स, इसके अलावा आईन अकबरी से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है, ट्रेडिशन एंड कल्चर, यानी अकबर के समय में किस किस तरह की परंपराएं थी, ट्रेडिशन क्या थे, लोग कैसे कैसे फेस्टिवल त्यौहार है ना ये सारी चीज़ों को मनाते थे, कल्चर संस्कृति क्या थी उनकी, ठीक है ना, कैसी लैंग्वेज है ना, किन किन लैंग्वेज को अकबर ने मान्यता दी, किन किन लैंग्वेज को मान्यता नहीं दी, किस किस रिलीजन को अकबर ने एक्सेप्ट किया, किस रीजन को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक ना। पीपल लिविंग इन इंडिया, लोग कैसे रहते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ आईन अकबरी, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग रही, इट्स रिच स्टेटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज अ क्रॉप, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। इन सभी के बारे में अगर आपको पता करना है कि अकबर से के समय में कैसी कैसी क्रॉप्स होती थी, यील्ड्स का मतलब उपज, किस किस तरह की पैदावार होती थी, कैसा उनका रेट होता था, है ना, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये सारा कुछ आईन अकबरी में मिलता है। इसलिए अकबरनामा की जो 3 वैल्यूम है, उस 3 वैल्यूम में जो 3rd वैल्यूम है आईने अकबरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन द 2 वैल्यूम, ठीक है ना, 1 and 2 वैल्यूम। ओके, अब देखते हैं अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज। अब अकबर की पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, तो अकबर पॉलिसीज क्या है, अकबर का पॉलिसीज का मतलब क्या है कि अकबर की नीतियां क्या थी भाई। अभी हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, तो वो उनकी जो पॉलिसीज रही होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही होगी। अकबर की पॉलिसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हम अकबर की पॉलिसीज भी पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया भी होगा, राइट। तो दिया है इसमें, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर, ठीक है ना, वर एलाबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल। जितना भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो अबुल फजल ने डिस्कस किया है। अबुल फजल की बुक में अकबरनामा में हमें मिलता है, और अकबरनामा में भी किसमें, आईने अकबरी में, ठीक है। अबुल फजल अब बताते हैं कि अकबर का शासन कैसा था, तो ध्यान से सुनेंगे आप सभी। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। देखिए, जैसे आपका कंट्री है, कंट्री को कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, राइट। 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट में हर स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे आपके यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को मालूम करना चाहिए, है ना। या मध्य प्रदेश में आपका कितना डिस्ट्रिक्ट है आप लोग पता करिए। और मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश एंड यूपी इज अ स्टेट, है ना। और ये सब किसके अंडर में आते हैं, किसी कंट्री के अंडर में आते हैं। तो उस समय जो क्या था, जिस समय अकबर का शासन था उस समय पूरे हिंदुस्तान में, तो अकबर ने भी अपने शासन को, अपने जो एम्पायर को, है ना, किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि अकबर तो हर जगह पे कंट्रोल कर नहीं पाएगा, राइट, कि एक हर जगह पे डेली वो जाएगा कंट्रोल कर लेगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पे कुछ ना कुछ क्या होगा, पहले इतना बड़ा एम्पायर है तो उसको क्या करेगा, उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टेट में स्टेट नंबर 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, वैसे ही प्रोविंसेस 1, प्रोविंसेस 2, प्रोविंसेस 3, प्रोविंसेस 4, ठीक है, इस तरह से। और इनको क्या कहा गया, सूबा भी कहा गया। प्रोविंसेस को क्या कहा गया, सूबा। याद रखिएगा, सूबा, सूबा मतलब स्टेट होता है, या स्टेट मीन्स प्रोविंसेस होता है, तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, सूबा। तो सेकेंड सूबा हो गया, थर्ड सूबा हो गया, फोर्थ सूबा, और कई सूबे, टोटल सूबे को मिलाकर अकबर का पूरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो ये जैसे फर्स्ट सूबा है, तो किसी भी सूबे को मालिक में अकबर ने कह दिया कि इस सूबे का जो मालिक होगा उसको क्या कहा जाएगा, सूबेदार कहा जाएगा। सिंपल सा है, सूबे का जो मालिक है, सूबे पर एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया, सूबे वाला जो ऑफिसर है उसको नियुक्त कर दिया गया, उस ऑफिसर को क्या कहा गया, सूबेदार कहा गया। सिंपल है, ठीक है ना। तो अकबर ने क्या किया था, सूबे में डिवाइड किया था अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को, ठीक है, अपने मुगल एम्पायर को किसमें, सूबों में डिवाइड किया था। और गवर्नड बाय द सूबेदार, जो सूबेदार द्वारा क्या होते थे, गवर्न किए जाते। तो सूबेदार क्या हो गए, एक तरह से नोबल भी हो गए। नोबल मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों में आ गए भाई, राजा के जस्ट करीब के हो गए ना। जैसे मेन तो आपका राजा हो गया, है ना, मुगल एम्परर हो गया। अब मुगल एम्परर के बाद सूबेदार, सेकेंड नंबर पर ये अपने सूबे के क्या है, मालिक हैं, तो उनको नोबल भी कहा जाता था, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड थिंग्स क्या है, हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। जो सूबेदार होता था ना, ये अपने राज्य के प्रति जिम्मेदार होता था। जैसे ये जो मुगल एम्परर है, ये सभी सूबों का मालिक है, सभी सूबों का मालिक है, यानी सूबेदार से बड़ा सभी सूबों पर कंट्रोल किसका है, मुगल एम्परर का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर सूबे का जो मालिक है वो सूबेदार है। तो सूबेदार के यहाँ पे कौन कौन सी सेनाएं हैं, सूबेदार अपने यहाँ का राजा है, सूबेदार अपने सूबे का क्या है, वो भी राजा है। वो कैसे राजा है, क्योंकि अगर वो अपने क्षेत्र का कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर उसको सूबे से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, किसी दूसरे सूबेदार को बैठा दिया जाएगा, राइट। इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। मिलिट्री फंक्शंस, ईच प्रोविंसेस हैड आल्सो फाइनेंशियल ऑफिसियर और दीवान। अब देखिए,
प्रत्येक जो प्रोविंसेस होते थे ना, जैसे ही मैं प्रोविंस बोलूँ तो आपको समझना है कि सूबा, ठीक है ना, सूबा। और सूबे में कौन होता है? सूबेदार होता है ना। कई सूबेदारों के ऊपर कौन होता है? राजा ही होता है। तो अब अगर ईच प्रोविंसेस की बात करें, मान लीजिए एक सूबा है, ठीक है, ये सूबा है, तो इस सूबे में क्या होगा? मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसका हेड कौन है? सूबेदार है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई फाइनेंशियल का मतलब ये हो रहा है कि कितना टैक्स आ रहा है इस सूबे से, यहाँ के किसानों ने कितना टैक्स दिया, यहाँ के गाँव से कितना टैक्स आया, तो उसके लिए भी किसी न किसी पर्सन को बैठाया जाएगा ना। तो जिस पर्सन को बैठाया जाता था उसको दीवान कहा जाता था। जिस पर्सन को बैठाया गया क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। अब समझिए कि सूबेदार और दीवान लगभग पोस्ट एक ही है, लेकिन दीवान का जो पद है वो सूबेदार से क्या है? थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि दीवान का काम क्या? केवल फाइनेंशियल ऑफिसर कहा जाएगा इसको, ठीक है ना, इसको फाइनेंशियल ऑफिसर कहा जाएगा। और जो सूबेदार होगा वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑफिसर दोनों होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑफिसर पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो कितना रेवेन्यू आया, कितना टैक्स आया, इन सब की जो जानकारी लेखा जोखा रखने वाला काम करेगा वो दीवान करेगा। और दीवान रिपोर्ट करेगा सूबेदार को, सूबेदार रिपोर्ट करेगा किसको? राजा को बताएगा, ठीक है ना, कि हमारे सूबे से इतना टैक्स आया। इसी तरह से हर सूबे में देखा जाएगा, ठीक है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, और इसीलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन हिज प्रोविंसेस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। और राज्य में शांति, सूबे में शांति बनाए रखने के लिए सूबेदार को अकेला नहीं रखा जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, दीवान भी रखा जाता था, ठीक है ना, अदर ऑफिसर भी रखे जाते थे, सच एज मिलिट्री पे मास्टर। तो मिलिट्री पे मास्टर भी रखे जाते थे। मिलिट्री पे मास्टर का मतलब है कि सेना का जो प्रमुख है, ठीक है ना, पे मास्टर, उसको क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए, उसको क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैटर्न्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे सूबा हो गया तो सूबे में का जो हेड हो गया वो सूबेदार हो गया। इसके अलावा दीवान रखे जाते थे। दीवान के अलावा क्या है? मिलिट्री पे मास्टर हो गए, याद रखते जाइएगा। सूबेदार तो मेन हो गया एक सूबे का, ठीक है ना। इसके अलावा दीवान मैंने बताया, फिर मिलिट्री पे मास्टर जिसको बख्शी कहा जाता था। इसके अलावा एक और भी होता था जिसको रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैटर्नज, यानी धार्मिक मामलों का जो अधिकारी होता था, कि भाई राज्य में धर्म से जुड़ा हुआ, स्टेट में, सूबे में धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा आया तो उसको डील करने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑफिसर बैठाएंगे, उसको सद्र कहा जाता था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सद्र याद रखिएगा। सद्र क्या है तो आपको याद बताना है। सद्र सर आपको कहना है कि सद्र इज रिलेटेड टू द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैटर्नज इन द अकबर श्राइन। अकबर के शासन में सद्र का काम क्या होता था? स्टेट में जो धार्मिक मामले होते थे ना, उसको संभालने का काम सद्र का होता था, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, दीवान है, मिलिट्री पे मास्टर जिनको बख्शी कहा जाता है, मिलिट्री पे मास्टर जिनको बख्शी कहा जा रहा है, और रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैटर्न जिनको सद्र कहा जा रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है? इनको नोबल्स में काउंट किया जाता है। नोबल्स का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी राज्य के श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है ना, राजा के बिल्कुल करीबी व्यक्ति होंगे ना, तो इनको नोबल्स भी कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद और भी कौन कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स होते थे सूबेदार के सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। मिलिट्री कमांडर्स जिनको फौजदार कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर्स मतलब से कमांडर होता है ना, सेनापति मिलिट्री का, जो ऑर्डर करेगा सेना वही करेगी। और मिलिट्री कमांडर किसके अंडर में होता था? सूबेदार के अंडर में। सूबेदार किसके अंडर में होता था? मुगल एम्परर के अंडर में, ठीक है। इस तरह से सिस्टम आप समझिएगा, जैसे आज भी हमारी कंट्री में होता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर से नीचे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे आपका मिनिस्टर काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग में मिनिस्टर हो गया, ठीक है। इस तरह से तो टाउन पुलिस भी होती थी, है ना। टाउन पुलिस को क्या, टाउन पुलिस कमांडर को क्या बोलते थे? कोतवाल बोलते थे। यानी उस समय भी एक पुलिस होती थी जो छोटे मोटे झगड़े जो होते थे ना उनको निपटाती थी, ठीक है ना। लेकिन मेन जो हेड होता था इनका वो कौन था? मुगल एम्परर ही होता था। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के दरबार में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि नूरजहां जो है वो जहांगीर की क्या है? वाइफ है। और जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां का इन्फ्लुएंस इसलिए दिखता है क्योंकि नूरजहां बहुत ही इंटेलिजेंट थी, ठीक है ना। और अपने इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता के कारण है ना, कई डिसीजन ये खुद लेती थी, जिसको जहांगीर क्या करता था? सम्मान भी देता था, ठीक है ना। तो मेहरुन्निसा इनका नाम था। मेहरुन्निसा इनका जो ओरिजिनल नाम था वो मेहरुन्निसा है। तो मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, याद रखिएगा। मेहरुन्निसा इनका नाम था जहांगीर का। इनकी शादी हुई में है ना जहांगीर के साथ में। एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां। क्या है? नूरजहां इनका एक टाइटल मिला हुआ है, ठीक है ना। नूरजहां क्या है? टाइटल है। तो टाइटल अलग चीज़ होती है। जैसे टाइटल तो होता है, जैसे घर में आपको ओरिजिनल नाम कुछ और रहता है और घर में प्यार से आपको कुछ और बुलाने लगते हैं, ठीक है ना। आपको प्यार से कुछ और नाम बुलाने लगते हैं तो वो आपका टाइटल हो गया, ठीक है। तो नूरजहां क्या? नूरजहां वॉज द टाइटल, बट रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा। तो 1611 में इनकी शादी होती है। सी रिमेन द एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। ये अपने राज प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ही क्या थी? लॉयल थी। लॉयल का मतलब क्या होता है? निष्ठा पूर्वक, है ना।
Ask the mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and देखिए यहाँ तक आप ये देखिए कि जहांगीर भी क्या करता था, सिक्कों में भी नूरजहां का एक तरफ जो राज्य में सिक्के बनाए जाते थे, कॉइन्स बनाए जाते थे, है ना, तो उनमें भी जहांगीर ने नूरजहां की जो है क्या कर दी, कुछ ना कुछ उसका नाम लिखवाया हुआ था। किसी एक पार्ट में देखने के लिए मिलता है, वन साइड, है ना। ऑन द अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, ठीक है, बेगम नूरजहां के नाम से सिक्कों पर देखने के लिए मिलता है। दैट ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर द फरमान ऑफ नूरजहां, जो डॉक्यूमेंट देखते हैं मिलता है, द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां, है ना, पर शाह बेगम, ठीक है, इस तरह से भी देखने के लिए मिलता है। द राउंड सील स्टेट बाय द सन ऑफ शाहजहां, बाय द सन ऑफ शाहजहांगीर सी बिकेम अ ब्रिलियंट एज द मून, इस तरह से ही सारी बातें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना, कि उस तरह से लेडी का, एक नूरजहां का राज्य में कितना महत्व है। इससे पता चलता है कि जब जहांगीर अपने सिक्कों में, राज्य के सिक्कों में भी उसको स्थान दे रहा है, ठीक है ना, उसके आदेशों को भी मान रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण थी नूरजहां यानी मेहरुन्निसा, है ना, जहांगीर के कोर्ट में। अब देखिए अकबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर से अकबर के बारे में ही पढ़ रहे थे, बीच में थोड़ा सा जहांगीर के बारे में ही दे दिया था। देखिए इसमें क्या है, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर के जो भी नोबल्स थे ना, उनकी, अभी नोबल्स मैंने सारे आपको बताया ना, तो उन्हीं को नोबल्स कहते हैं, ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी, एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। रेवेन्यू का मतलब ये है कि अगर अकबर का राज्य इतना बड़ा है ना, तो कई सूबे हैं, यहाँ पर कई सूबे हैं और कई सूबों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो राज दरबार में इकट्ठा होता था, ठीक है ना, तभी तो उस अकबर उससे सैलरी देता था अपने सैनिकों को, ठीक है। तो वाइल देवर लॉयल, वो सभी लॉयल थे। द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी नोबल्स हैं ये क्या थे, लॉयल थे, किसके प्रति, मुगल एम्परर के प्रति। क्यों भाई, क्यों लॉयल थे, क्योंकि मुगल एम्परर ही तो उनको सैलरी देता था, है ना, पोस्ट दिया कि भाई आप सूबेदार हो, आप दीवान हो, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सत्ता के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या होंगे, लॉयल होंगे। लॉयल का मतलब ये होता है कि उसी के लिए निष्ठापूर्वक काम करना, बेईमानी नहीं करना। बट आगे कह दिया, बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, याद रखिएगा डेट, 17th सेंचुरी के समाप्त होते होते मैनी नोबल्स, बहुत सारे नोबल्स ने क्या किया, हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ दियर ओन, यानी ध्यान दीजिएगा 70, अभी तो ठीक है अकबर का शासन चल रहा है, यानी 1600 जो आपका 16th सेंचुरी चल रही, तो 16th सेंचुरी में तो ठीक है लॉयल है, लेकिन कह रहा है कि 17th सेंचुरी के एंड में, यानी लगभग 1699 आते आते क्या हो जाएगा, ये जितने भी नोबल्स हैं ना, जितने भी नोबल्स मैंने आपको बताए, सूबेदार हैं, दीवान हैं, है ना, ये सभी अपनी अपनी क्या कर देते हैं, लॉयल्टी खो देते हैं, और इनको जहाँ जहाँ का सूबेदार बनाया गया था ना, ये वहीं से विद्रोह कर देते हैं। क्या कह देते हैं, कह देते हैं कि अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, अब हम अपने सूबेदार हैं, जो हम सूबेदार हैं इस क्षेत्र के, तो अब हम अपने ही सूबे के क्या हो गए, राजा हो गए, अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, ऐसा वो क्यों कहेंगे, ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे औरंगजेब के टाइम पर कि औरंगजेब के शासन का अंत होते होते बहुत सारे जितने भी सूबेदार थे, है ना, अलग अलग जो स्टेट में बने हुए थे, वो विद्रोह कर देते हैं और बातें नहीं मानते। और औरंगजेब के बाद जब अगला जो शासक होता है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के समय तक में बहादुर शाह एक बहुत ही कमज़ोर शासक था, मुगल शासक था, और इसीलिए जब देख लिया उन्होंने कि ये तो कमज़ोर है, जब राजा हमारा कमज़ोर है तो हम राजा की बात क्यों माने, ठीक है ना, और इस वजह से वो विद्रोह कर देते हैं। इसीलिए बात यहाँ पर दी गई है कि 17th सेंचुरी में जो बहुत सारे नोबल्स थे ना, हैड अ बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ दियर ओन, उन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र रूप से अपना एक नेटवर्क स्थापित किया वहाँ पर, ठीक है ना, दियर लॉयल्टीज टू द एम्पायर, और इनकी जो लॉयल्टीज थी ना, उसने साम्राज्य को, मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, वीकेंड कर दिया, बाय दियर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी इनका खुद का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, ये खुद इतने स्वार्थी हो गए कि भाई अब हम राजा नहीं मानेंगे, हम खुद राजा बनेंगे, ठीक है ना, और हमारा राजा तो अब कमज़ोर हो गया, इस वजह से एम्पायर क्या होता है, कमज़ोर पड़ता है। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब का शासन जो है खत्म होते होते, औरंगजेब का शासन खत्म होते होते ये घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी, अभी तो हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसने थोड़ा सा बता दिया आपको कि अकबर के समय तक तो ठीक है,
ठीक है ना, अकबर है, फिर जहांगीर है, जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद औरंगजेब है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अकबर का शासन एंड होते होते यानी औरंगजेब का शासन एंड होते होते ये समस्या खड़ी हो जाती है। और औरंगजेब मरता कब है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय आते आते क्या हो जाता है, मुगल एम्पायर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद अगला शासक बनता है कौन? बहादुर शाह। और बहादुर शाह की बात कोई मानेगा नहीं, ठीक है ना, केवल रिस्पेक्ट देते हैं कि दिल्ली में हाँ ठीक है मुगल एम्पायर अभी बैठा हुआ है, तो इसके बाद जो शासक बैठा रहेगा उसको रिस्पेक्ट देते रहेंगे। बाकी हर सूबेदार, जो भी मैंने सूबेदार के बारे में बताया ना, जिनको अलग अलग सूबे का मालिक बनाया गया, वही सूबेदार विद्रोह कर देते हैं। जैसे कुछ सूबेदारों के नाम बताऊं मैं आपको, जो कौन कौन से सूबेदार हैं, जैसे मुर्शिद कुली खां, इनका नाम याद कर लीजिए, मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल के सूबेदार थे और बंगाल में विद्रोह कर देते हैं, कह देते हैं हम दिल्ली में बैठे राजा की बात नहीं मानेंगे, अब हम खुद एक स्वतंत्र शासक हैं, ठीक है। हालांकि सम्मान देते रहते हैं कि ठीक है आप ठीक है मुगल एम्पायर हैं तो सम्मान देते हैं, बट विद्रोह कर देते हैं। इसी तरह से हैदराबाद से विद्रोह कौन कर देता है? हैदराबाद से विद्रोह कर देते हैं कौन? आसफ जाह, है ना, आसफ जाह, अभी इनका नाम मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये होते हैं, ये भी विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अवध वाला जो रीजन था, अवध वाले रीजन से भी आप देखेंगे कि वहाँ से भी विद्रोह होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? देखिए इसमें 2 वर्ड्स दिए हैं साइड में, डोगमा और बाइगॉट। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, क्या है डोगमा। देखिए डोगमा का मतलब होता है रूढ़िवादी विचार। रूढ़िवादी विचार का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है, जो स्टीरियोटाइप है, जिसको आप 6 में स्टीरियोटाइप पढ़ के आए हैं, यानी पुरानी धारणा, ठीक है ना, वो एक पुरानी मतलब कि नहीं ऐसा होना, पहले से ऐसा होता आ रहा है तो वैसा ही होगा, और ये सब चीज़ें करना गलत है, यानी पुराने कर्मकांड, जो पुराने तरीके हैं, पुराने तौर तरीके हैं, वो डोगमा कहा गया। और बाइगॉट होता है कट्टरपंथ। बाइगॉट क्या होता है? कट्टरपंथ। अच्छा, कट्टरपंथ आता किसकी वजह से है? बाइगॉट आता किसकी वजह से है? डोगमा की वजह से आता है। अब आप पूछिए ये कैसे आता है सर, है ना। जैसे आप किसी चीज़ को मान लोगे कि नहीं हम पुराने पहले से ही हम ये चीज़ करते चले आए हैं, अब यही हमें काम करना है, हम पहले से सीख कर आए हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हो? बहुत जोर डाल रहे हो, यानी उसी चीज़ के लिए आप कट्टर होते जा रहे हो, उसी चीज़ के लिए आप जोर डाल रहे हो, है ना, और दूसरी बातों को सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो इसलिए आप क्या हो गए? अब बाइगॉट हो गए। क्या हो गए? बाइगॉट हो गए। अब थोड़ा सा इसको डिफिनीशन में समझ लेते हैं कि क्या गिवन है डिफिनीशन में, ठीक है। डिफिनीशन में देखिए क्या दिया है, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज द ऑथर, है ना, जो आपका अथॉरिटेटिव है, विद द एक्सपेक्टेशन दैट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। यानी आप क्या कर रहे हो कि जो पहले से डिक्लेयर्ड है, पहले से इंटरप्रेटेड है ना, उन्हीं अथॉरिटीज़ को क्या कर रहे हो, उन्हीं के हिसाब से आप काम कर रहे हो, उन्हीं को आप फॉलो कर रहे हो बिना कोई क्वेश्चन किए हो। यानी पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके बाबा दादा ने जो चीज़ कह दिया कि नहीं पहले ऐसा होता है, आप उसी चीज़ को मान रहे हो, आज तक मान रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है उसमें कोई चीज़ें सही ना हो सकता है कि चीज़ें सही ना, या आपको किसी ने और बताया, आप उसको दिमाग में अपने बैठा लिए हो कि नहीं ये चीज़ें वैसी ही हैं, ऐसी ही रहेंगी। हो सकता है कि बाद में वैसी ना मिले आपको, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसी चीज़ के लिए अड़े हुए हो, जिद पर अड़े हुए, नहीं ये चीज़ें हैं वो ऐसे ही हम करके रहेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ बाइगॉट, वो बाइगॉट हो गया। तो देखिए मैंने इसको आपको स्टीरियोटाइप से भी लिंक कराया, मैंने आप इसको एक ऐसा रिचुअल से लिंक कराया जो कर्मकांड से लिंक कराया, यानी कि कट्टर उसी कर्मकांड को आप करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो डोगमा आपको समझ में आ गया होगा कि डोगमा लोग करते हैं, फिर उसके बाद अगर डोगमा में वो पूरी तरह से हावी हो गए ना, तो बाइगॉट फिर करने लगते हैं। बाइगॉट क्या, देखिए, एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ एन अदर पर्सन एंड रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर। यानी बाइगॉट में कंडीशन ये आ जाती है कि आप अपनी ही चीज़ों को क्या करने लगते हैं, अपनी चीज़ों को इतना सही मानने लगते हैं कि दूसरी की चीज़ों का विरोध करने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलेंगी। देखिए हुआ क्या था, हाँ हुआ ये था कि वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है बेटा? आगरा में है फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो वाइल अकबर एज एट फतेहपुर सीकरी, जब फतेहपुर सीकरी में था, तो ड्यूरिंग द 1570, ये डेट याद रखिएगा 1570, यस मतलब 1570 के दशक में, ही स्टार्टेड अ डिस्कशन। वो क्या चाहता था अकबर? डिस्कशन चाहता था ऑन अ रिलीजन विद उलेमा, यानी धर्म के मुद्दे पर। देखिए अकबर जो है ना, अकबर क्यों इतना फेमस हो गया? अकबर इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि वो बाबर और हुमायूं की तरह नहीं था, वो औरंगजेब की तरह भी नहीं रहेगा। औरंगजेब तो इसके बाद में आएगा, लेकिन
लेकिन वो औरंगजेब इसकी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। तो अकबर इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि वो अपने ही धर्म को थोपना नहीं चाहता था। वो सभी धर्मों को, सभी जितने भी रिलीजन थे सभी रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहता था। वो चाहता था कि सभी रिलीजन क्या करें, आपस में सुलह कर लें और कोई रिलीजन एक दूसरे रिलीजन का क्या करे, विरोध ना करे, ऐसा अकबर चाहता था। और इसीलिए अकबर ने क्या किया, एक डिस्कशन मीटिंग बुलाई, ठीक है ना, धर्म से संबंधित एक मीटिंग बुलाई जिसमें उलेमा वर्ग यानी इस्लाम धर्म को जो मानते हैं उन श्रेष्ठों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया जो हिंदू धर्म से हैं, जीसस प्रिस्ट यानी आप समझ सकते हैं क्रिश्चियंस को बुलाया है ना, एंड रोमन कैथोलिक्स एंड जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म को भी जो लोग मानते हैं, पारसी रिलीजन को, उनको भी मिलाया, उनको जोरोस्ट्रियन कहा गया, ठीक है ना। रोमन कैथोलिक को बुलाया गया, जो वहाँ पर रोमन कैथोलिक में मतलब जो पादरी लोग हैं जो यूनान में थे, है ना, उनको भी, ऐसे सभी पुरोहितों को, जो बड़े बड़े पुरोहित थे, जो धर्म के बड़े बड़े जानकार थे, उनको बुलाया गया, ठीक है ना, कि भैया चलो मीटिंग करते हैं। इस डिस्कशन में क्या हुआ, टू द प्लेस इन द इबादत खाना, ये सारी चीज़ें क्या हुई, इबादत खाना में हुई। याद रखिएगा, अकबर ने डिस्कशन धर्म से संबंधित किस प्लेस पर किया, इबादत खाना। तो इबादत खाना क्या है, इबादत खाना एक ऐसा प्लेस था, महल में एक ऐसा प्लेस था जहां पर धर्म से संबंधित जुड़ी हुई बातें की जाती थी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इबादत खाना क्या है। तो इबादत खाना में क्या होता है, डिस्कशन होता है ना, रिलेटेड टू रिगार्डिंग टू रिलीजन। तो हुआ क्या था, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन, वो अपने धर्म में क्या था, धर्म एंड सोशल कस्टम्स, वो धर्म और सोशल कस्टम जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक परंपराएं थी लोगों की अलग अलग, उनमें वो इंटरेस्टेड था, क्या, उनको जानने में, समझने में। अकबर जानना चाहता था कि सब धर्मों में आखिर है क्या, ठीक है ना, इसलिए वो उसने मीटिंग बुलाया था। अकबर इंस्ट्रक्शन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, अकबर का जो इंट्रैक्शन था ना, वो सभी धर्मों के प्रति था, सभी तरह के लोगों के प्रति था जो अलग अलग फेथ में विश्वास करते थे। मेड हिम, उसने बनाया, रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो धार्मिक क्या है, पंडित हैं, जो आप कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग पारसी धर्म भी मैंने आपको बताया, जोरोस्ट्रियंस बताया, ब्राह्मण बताया, जीसस प्रिस्ट बताया, ये जो जितने भी इनके जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी को बुलाया। और क्या कहा, उसने देखा इन लोगों की, जब मीटिंग शुरू हुई तो इन्होंने क्या किया, उसको मीटिंग के बाद समझ में आया कि मेन जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई है ना, समाज में जितना भी सिस्टम फैला हुआ है ना, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही रिलीजियस स्कॉलर जिम्मेदार हैं। जैसे भाई ब्राह्मण है, कोई पंडित हैं, उन्होंने कह दिया नहीं ये काम ऐसा से, इस कर्म से ये कर्मकांड ऐसे ही होगा, ठीक है, तो अब जबरदस्ती आप करने पर उस पर लग जाओगे कि नहीं ऐसा ही होगा। मुस्लिम जो इस्लाम में है ना, उन्होंने अगर कह दिया कि नहीं ऐसा होगा, तो अब जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सोचते हैं नहीं नहीं ये ऐसा है, क्योंकि ये भाई जानकार हैं। तो अकबर समझ गया कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना, वो रिलीजियस स्कॉलर्स की ही समस्या है, क्योंकि यही लोग इधर उधर की चीज़ें बताते हैं, जिससे लोग क्या कर देते हैं, एक दूसरे के धर्मों पर क्या करते हैं, छीटाकशी करने लगते हैं। तो रिलीजियस स्कॉलर्स हुए एम्फेसाइज द रिचुअल, इन्होंने क्या किया, जब मीटिंग में बैठे थे इबादत खाना में, तो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया, जोर दिया, किस पर, रिचुअल पर जोर दिया। रिचुअल मतलब वही पुराने धार्मिक कर्मकांडों पर, क्रियाकर्म पर, जो एंड डोगमा पर, डोगमा का मतलब रूढ़िवादिता, मैंने आपको बताया था ना, स्टीरियोटाइप यानी जो पहले से चला आ रहा है। तो ये क्या थे, वर ऑफन बाई गॉड्स, ये सब क्या थे, यही चीज़ें क्या कट्टरवादिता को बढ़ावा देती हैं, बाई गॉड्स को बढ़ावा देती हैं। और अकबर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। देयर टीचिंग क्रिएटेड अ डिवीज़न, और इसलिए उसका जो उनकी जो टीचिंग थी ना, क्रिएटेड अ डिवीज़न एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट। और अकबर समझ गया कि ये जो शिक्षा देते हैं ना ये लोग रिलीजियस स्कॉलर्स, इसी की वजह से क्या होता है, समाज में डिवीज़न होता है, बंटवारा हो जाता है, लोगों में भाईचारे की भावना क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो दिस एक्चुअली, अब अकबर इससे क्या करेगा, अकबर अपना एक सब्जेक्ट निकालेगा, अपना एक धर्म निकालेगा अकबर। तो अकबर ने क्या कहा, लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सुलह ए कुल। सुलह कुल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल पीस। ध्यान दीजिएगा, ये अकबर ही था जिसने सुलह कुल की नीति लाया। सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। अकबर कहता है कि हाँ मैं एक नई पॉलिसी बना रहा हूँ, ठीक है ना, उस पॉलिसी का क्या नाम है, उस आइडिया का क्या नाम है, सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होगा यूनिवर्सल पीस, यानी जिसमें सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहेंगे, शांति की बात करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अकबर इसीलिए सबसे महान हो जाता है, मुगल एम्परर में सबसे महान शासक अकबर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया, उसने यूनिवर्सल पीस की बात किया। यूनिवर्सल पीस को हम सुलह कुल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
तो ये आइडिया जो है अकबर ने कहा कि यूनिवर्सल पीस होगा और ये आइडिया सबके द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, टॉलरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों को वियर किया जाएगा। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और ये जो आइडिया है ना टॉलरेंस का, इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेट का मतलब अंतर नहीं होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिज रियल में, ठीक है ना, इससे लोगों के धर्मों के बीच में आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, अकबर ने एथिक्स पर फोकस किया। एथिक्स का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, है ना, इन सब चीज़ों, ईमानदारी, है ना, न्यायपूर्ण शांति, इन सब की बात किया। दैट वाज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो विश्व में सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए अकबर का जो धर्म था, अकबर ने जो एक पॉलिसी लाई, धर्म लाया, है ना, वो आइडिया लाया अकबर ने, जो भी आप चाहें कह सकते हैं, वो क्या था, सुलह कुल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें मदद किसने किया, अबुल फजल ने किया। अबुल फजल कौन था, अबुल फजल वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर, ठीक है ना, एंड आल्सो द मेन कोर्टियर्स, है ना, मेन कोर्टियर्स। आप कह सकते हैं कि नवरत्नों में से एक मुख्य दरबारी था। तो अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो सुलह कुल को करने में, फ्रेम करने में, बनाने में, प्रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया, तो अबुल फजल ने ही किया अकबर की, ठीक है ना। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां। और ये जो प्रिंसिपल था ना, इसको इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को, सुलह कुल के सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, अकबर का जो बेटा है वो बढ़ाएगा, जहांगीर, और जहांगीर के आगे किसने बढ़ाया, शाहजहां ने बढ़ाया। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जहांगीर ऐसा था जिसने गद्दी की लड़ाई के लिए अपने फादर को हटाना चाहता था, ठीक है ना, ऐसा कहीं सुनने के लिए मिलता है। और जहांगीर को किसने हटाने का प्रयास किया, शाहजहां ने। ये एक अलग मैटर हो गया, वो गद्दी पाना चाहते थे, ठीक है ना, राजगद्दी, राजा बनना चाहते थे, लेकिन पॉलिसी उन्होंने अकबर की ही अपनाया, कि अकबर की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। अब आप सुलह कुल समझ गए, अब यहाँ से सुलह कुल पढ़ लीजिएगा कि सुलह कुल है क्या, देखिए और डिटेल में दिया हुआ है सुलह कुल के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, एक कुछ चीज़ें उसमें और दी गई हैं साइड में, आप उसको भी देख लीजिए, थोड़ा इनको पढ़ लिया करिए। अकबर ने एक कमीशन का मतलब एक आयोग जैसा एक बनाया, उसमें हुआ क्या, उस आयोग में क्या हुआ, थोड़ा सा मैं इसको और ब्रॉड कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आएगा। अकबर ने क्या किया, कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। अकबर ने बहुत सारी संस्कृत की चीज़ों को पर्शियन में, यानी फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। भाई उनको समझना था कि इसमें है क्या। मकतब खाना, अब मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो, मकतब खाना बनाया उसने। एक मकतब खाना क्या था, एक ट्रांसलेशन ब्यूरो था। तो ये पूछा जाता है कि मकतब खाना किसने बनाया, तो मकतब खाना अकबर ने बनाया। क्यों बनाया मकतब खाना, ट्रांसलेशन करने के लिए, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें संस्कृत को कन्वर्ट किया गया किसमें, फारसी में, तभी तो समझ पाएंगे ना। दूसरे धर्म को समझना है तो हमें पहले उसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इस्टेब्लिश्ड, ये कहाँ हुआ, इस्टेब्लिश फतेहपुर सीकरी में ही। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, एट आगरा, मैंने आपको बताया ही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने ही किया था, ठीक है, आगरा में, ठीक है। और वहीं पर मकतब खाना बनाया गया, ठीक है, वहीं पर इबादत खाना भी है। तो फतेहपुर सीकरी फॉर दिस पर्पज द महाभारत रामायण, ठीक है, लीलावती का, महाभारत का, रामायण का, लीलावती, है ना, एंड योगा सृष्टि का वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क्स दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। इन सभी का ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है ना। देखिए इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, रज्मनामा क्या है, रज्मनामा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। अब जैसे महाभारत तो हमारा संस्कृत में था, मान लीजिए, ठीक है ना, संस्कृत में, हिंदी में, जो भी आप समझ सकते हैं। तो इसका जब ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया तो इसका नाम बदल गया, रज्मनामा कर दिया है। क्या बोला गया, रज्मनामा। तो ये याद रखिएगा, महाभारत को रज्मनामा कहा गया, ठीक है। महाभारत का जब पर्शियन में कन्वर्जन हुआ तो उसको रज्मनामा कहा गया, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों भी आप साइड में पढ़ लिया करिए। सुलह कुल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब है आपका लास्ट पैराग्राफ है, द मुगल एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर, ठीक है। सो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।